की। और ये जैविक सुधारक जो यहाँ पर आपने लेंगे, ये जैविक सुधारक जैसे आप लोग ये खाद वगैरह लेते हैं, गोबर खाद लेते हो, कंपोस्ट खाद लेते हो, या आपके हरी फसलें जो है उन्हीं को ही अपन जैविक सुधारक के रूप में यहाँ पर उपयोग करेंगे। और उनका ज़्यादा मात्रा में डल जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कम मात्रा में डल जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी ज़्यादा या कम मात्रा से जो अपने मदद है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये होते हैं अपने जैविक सुधारक। अब जैविक सुधारक क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि वे पदार्थ जो हमें जीवों द्वारा प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं, जैविक सुधारक कहलाते हैं। तो इसको लिख लीजिए, वे पदार्थ जो हमें जीवों द्वारा प्राप्त होते हैं, जैविक सुधारक कहलाते हैं। जैविक सुधारक कहलाते हैं। ठीक है, ये जैविक सुधारक आपको कहना है कि जैविक सुधारक की परिभाषा आपके यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, अब जैविक सुधारक में आप लोग क्या करोगे, पहला लिखिए इसमें गोबर की खाद, फर्स्ट लिखिए इसमें गोबर की खाद, सेकंड लिखिए, सेकंड इसमें आपके आता है शिवर और शीरा हो जाता है, जैसे शीरा है। तीसरा लिखिए बेटा यहाँ पर ट्रेस मड, तीसरा लिखिए ट्रेस मड, चौथा लिखिए हरी खाद, पांचवा लिखिए फसलों के अवशेष, ठीक है बेटा, ये सभी क्या है आपके जैविक सुधारक। क्या ये सभी जैविक सुधारक है जो हमें जीवों से और क्या हमें वनस्पतियों से हमें मिलते हैं। किससे मिलते हैं बच्चा, ये हमें सभी जीवों से या वनस्पतियों से मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें जैविक सुधारक भी कहते हैं। इनके द्वारा ही आपके मृदा सुधारक का काम किया जाएगा। तो फर्स्ट डालिए आप लोग शीरा या प्रेसमड, शीरा या प्रेसमड, शीरा या प्रेसमड, हाँ दोनों एक ही। ठीक है, ये एक में पढ़ोगे आप लोग शीरा या प्रेसमड, तो दोनों एक में ही पढ़ोगे इसको। यहाँ पर इसमें लिखिए डॉक्टर नीलरत्न हर ने, डॉक्टर नीलरत्न हर ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। अब आपको पता है कि जो नीलरत्न जो है ये कहाँ के हैं, अपने भारतीय। कहाँ के ये भारतीय होंगे, तो नीलरत्न इन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग अपने यहाँ पर किया है। ठीक है, आगे लिखिए संगठन इसका, आगे लिखिए संगठन। इसमें कार्बोहाइड्रेट लिखिए सबसे पहले, कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट मिलता है बेटा जी आपको इसमें, बिल्कुल शाबाश, 66 से 70%।
कोई बात नहीं है, 60 लिखो 66 लिखो, दोनों ही पास पास में ही है बेटा जी। 60 लिख लो या 66 लिख लो, थोड़ा सा आसपास में ही थोड़ा बहुत चल जाता है। नेक्स्ट है इसमें पोटाश। पोटाश कितना होना चाहिए? 4.5%। आगे चूना, चूना कितना होना चाहिए बेटा जी? बिल्कुल शाबाश बेटा जी, 2%। और P2O3 शाबाश 0.5%। गुड बॉय। आगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होना ये 0.5%। आगे H2SO4, H2SO4 बिल्कुल यह भी 0.5% ही मिलता है। आगे Fe2O3, Fe2O3 तथा A2O3 ये भी 0.5% है। Fe2O3 तथा A2O3 ये भी बेटा ये आपकी 0.5% है। तथा जो बाकी बचा, जितना परसेंटेज बचा तथा शेष जो आपके परसेंटेज बचेगा वो क्या है? आपका जल है, जिसे हम H2O कहते हैं। देखिए बेटा ये दोबारा सुन लेना, आपके जो सीरा या ट्रांसपोर्टर का जो सबसे पहले प्रयोग किया था डॉक्टर नीलकंठ ने इसका प्रयोग किया था, ठीक है। इसका इन्होंने संगठन बताया। संगठन जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है 60-70%, पोटाश की मात्रा होती है 4.5%, चूने की मात्रा होती है इसमें 2%, P2O5 की इसमें मात्रा 0.5%, ठीक है। नाइट्रोजन की मात्रा 0.5%, H2SO4 की 0.5%, Fe2O3 और आपके Al2O3 इनकी मात्रा कितनी होती है? 0.5%, ठीक। और आपके जो शेष परसेंटेज बचती है वो सारी क्या होगी? इसके अंदर जल की होती है। किसकी होती है? जल की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीरा या ट्रांसपोर्टर का, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक पूछी जा सकती है कि भैया जो जैविक सुधारक आपके सीरा या ट्रांसपोर्टर है इसका रासायनिक संगठन या आप लोग इसका संगठन बताइए, तो ये आपके यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा जी। आगे देखिए, अब इसके अंदर आपको पूरी प्रक्रिया लिखनी है। मैं इसको बड़ा न लिखा करके आपको शॉर्ट में ही एक रिएक्शन जैसे लिखवा देता हूँ, छोटे में लिखवा देता हूँ। क्या है बेटा ये आपका जब जो सीरा जो है आपका, ठीक है, सीरा या आपके प्लेसमेंट जो है, सीरा या आपका जो प्लेसमेंट है इसका क्या होगा बेटा जी? यहाँ पे अपघटन, क्या होगा इसका? अपघटन। और अपघटन के बाद में क्या होगा? ऑक्सीकरण, मतलब अपघटन ऑक्सीकरण होगा साथ में। तो आपकी जो कार्बोहाइड्रेट जो है, क्या है आपके यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बोहाइड्रेट यहाँ से ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होने के बाद में आपका क्या बनाएंगे? कार्बनिक अम्ल। क्या बनाएगा आपके? कार्बनिक अम्ल नहीं, अम्ल प्लस आपकी क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलेगी इसमें से? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये किससे विक्रिया करेगी? आपके जल से। किससे विक्रिया करेगी? जल से। और जल से विक्रिया करने के बाद में ये आपकी क्या बनाती है? H2CO3। क्या बनाती है? H2CO3 बना देती है। और H2CO3 बनाने के बाद में किससे विक्रिया करेगी? मृदा से। किससे विक्रिया करेगी? मृदा से। और मृदा से विक्रिया करके क्या कर देती है? इसमें सुधार ला देती है। क्या ला देती है? सुधार लेकर के आ जाती है इसमें। उठा लो जल्दी से। बहुत बढ़िया बात।
नेक्स्ट आपके आ रहा है हरी खाद का फसल अवशेष। दूसरा हरी खाद तथा फसल अवशेष। फसल अवशेष ठीक है बेटा। हरी खाद फसल अवशेष क्या है आप सभी को पता है। हरी खाद क्या है, जैसे आपके डेचा सने जैसे आपके प्लांट जो है पौधे जो है वो क्या कहलाते हैं, आपके हरी खाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हरी खाद कहलाते हैं। और हरी खाद में के बाद में आपके क्या है फसल अवशेष। अब फसल अवशेष में आपके क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई किसी की भी आपने खेती करने के बाद उसका डंठल वगैरह बचते हैं, उसके पत्ते वगैरह बचते हैं, तो सारे किसके अंदर आ जाते हैं आपके उसके फसल अवशेष में। अवशेष में चाहे भूसा हो चारे का, चाहे कि किसी पौधे के स्टेम हो या किसी पौधे की जड़ें हो, वो सभी आपके किसके अंदर आते हैं बच्चों यहाँ पर, ये सभी आते हैं आपके फसल अवशेष में। या फिर मैं यूँ कह दूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर केले की खेती होती है, केले की खेती में आपको पता है कि एक बार एक वर्ष पर क्या आता है, केला आता है, दोबारा नहीं आता। ठीक है, फिर क्या होगा, उस केले के पौधे को काट करके फेंक दिया जाता है। तो फेंकते नहीं है, वो उसकी खाद बनाते हैं। खाद बनाने के बाद उस केले की जो खाद बनती है उसको वापस से केले के अंदर डाल देते हैं, मतलब इसका पुनर्चक्रण करते हैं खाद का। इस तरीके जो खाद उसको बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखिए बच्चों आप लोग इसमें हरी खाद जो है, हरी खाद द्वार तथा सतही भी कहते हैं। देखो इसे द्वार तथा सनई भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? द्वार तथा सनई भी कहते हैं। आगे दिए डेचा के कोशिका रस का पीएच, कोशिका रस का पीएच कितना होता है? डेटा के कोशिका रस का पीएच कितना होता है भैया? बिल्कुल शाबाश बेटा, 4.0 होता है। अब जो 4.0 होगा यदि इसको अपन क्षारीय प्रथम में डालेंगे तो क्या करेगा, इसके बीच में घटाएगा। क्या करता है? घटाता है। नेक्स्ट केस में इसके अंदर डेचा के अंदर कोशिका रस का पीएच कितना होता है? अब देखिए डेचा में कैल्शियम ऑक्साइड, डेचा में कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये यहाँ पर आपके मिलता है 34.2%। कितना मिलता है बेटा? ये 34.2%। मतलब इसी के अंदर आपको ये मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या करेगा, मतलब कि पीएच घटाएगा या बढ़ाएगा? कैल्शियम है ना, तो मतलब कि पीएच को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा, कम करेगा। उसकी जो मृदा जो है ना उसमें सुधार लाएगा ये कैल्शियम। ठीक है, अब देखिए बेटा जी, अब जैसे मान लीजिए आपके पास में इसकी डेचा में ही आपकी CaOH का आउटवाइज है, CaOH का आउटवाइज है। क्या मैं यूं कह दूं, इसको भी छोड़ो, कि डेचा का जब अपघटन होगा, ये जो डेचा का या डेचा के अपघटन से, डेचा के अपघटन से हाइड्रोजन गैस निकलती है। डेचा के अपघटन से हाइड्रोजन गैस निकलती है। यह गैस मृदा से अभिक्रिया कर उसमें सुधार करती है। उसमें क्या करते हैं, सुधार करते हैं। जैसे अम्लीय है तो आपको किसमें डालना पड़ेगा, क्षारीय में। अब क्षारीय में डालोगे तो क्या करेंगे, उसकी पीएच को घटाएगी। ठीक है, ये हो गई आपकी हरी खाद। तीसरी की है
खटाली खरपतवार का प्रयोग। तीसरा, खटाली खरपतवार का प्रयोग। खटाली खरपतवार का प्रयोग। ये बेटा जी एक प्रकार की खरपतवार है। ये क्या है? एक प्रकार की घास भी से आप लोग कह सकते हो। तो इस घास का उपयोग भी आपके मृदा सुधार के रूप में किया जाता है। इसके रूप में किया जाता है, मृदा सुधार के रूप में किया जाता है। इसमें देखिए बेटा जी आप लोग यूपी के अंदर, यूपी में इसे क्षारीय मृदा सुधार में, क्षारीय मृदा सुधार में उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है बेटा जी? क्षारीय मृदा सुधार का काम करती है कौन? खटाली खरपतवार। इसका मतलब ये कैसी होती है? अम्लीय। कैसी होगी? अम्लीय होती है। लिख लो नीचे, अतः ये अम्लीय होती है। आगे ये संगठन किसका? खटाली खरपतवार का संगठन। इसमें लिखिए KNO3 कितना परसेंट मिलता है? कितना परसेंट मिलता है KNO3 का? यहाँ पर 1.8% कितने मिलती है? 1.8%। CaHPO4 कितना परसेंट मिलेगा? CaHPO4 कितना परसेंट मिलेगा? 0.3%। शाबाश, 0.3%। ठीक है। CaSO4 0.4% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कार्बनिक एसिड जिसे हम कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं, हिंदी में इसे कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। कितना मिलता है बेटा जी? कार्बनिक अम्ल 4.2, 4.2%। शर्करा, शर्करा कितना परसेंट मिलेगा? बिल्कुल शाबाश, 9.8%। कितना मिला? 9.8%। ठीक है। ये बेटा संगठन हो गया। देखिए बेटा जी आपके संगठन में देख लो कि आपके खटाली खरपतवार जो है ये यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में आपके क्षारीय मृदा सुधार के रूप में काम में क्यों आती है? क्योंकि यूपी के अंदर ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके आता है यहाँ इसका संगठन। संगठन में क्या होगा कि आपकी इसके अंदर KNO3 जो है वो 1.8%, CaHPO4 जो है आपके 0.3%, आपके CaSO4 जो है इसमें 0.4%, कार्बनिक एसिड इसमें 4.0% और यहाँ से आपकी इसके अंदर शर्करा जो है वो कितने मिलती है? 9.8। कितनी मिलती है? 9.8% इसके अंदर आपने पाया जाता है। समझ आ गई ये बात? किसी ऊपर प्रॉब्लम? पीछे कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं डाउट? क्लियर है? पूछ ले भी तो कोई करो तो नहीं है। चलिए बेटा चलते हैं आगे। आगे बेटा इसका उपयोग, ये संगठन हो गया। ये उपयोग कितना करोगे? हमें क्या पता सर, आप लोग पढ़े सही है ना? ठीक है बेटा ये देखो इसका जो उपयोग किया जाता है 2.5 टन प्रति हेक्टेयर। 2.5 टन प्रति हेक्टेयर आपका खटाली जो खरपतवार जो है इसका उपयोग किया जाता है। उतारो बेटा इसको।
वनस्पतियों का प्रभाव। चले देखिए बेटा जी, अब आपको पता है कि जो हमारी वनस्पतियां हैं क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपका पौधा है, बढ़िया फूल पत्ती बना देता हूँ इसकी, ठीक है, ये इसकी पत्तियां हैं, ये मृदा के अंदर है, मृदा के अंदर इसकी क्या जड़ें हैं, क्या इसकी जड़ें, साथ इधर जो सूरज आ रहा है अपना, क्या आ रहा है, सूरज भगवान है, ये सूरज भगवान ऐसे क्या डाल रहे हैं, प्रकाश, क्या डाल रहे हैं, प्रकाश डाल रहा है, प्रकाश डालने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण, क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण इनके अंदर होगा तो क्या बनेगी, खाद्य पदार्थ बनेगा। अब खाद्य पदार्थ बनेगा तो बेटा ये जड़ें तो क्या काम करेगी, इन जड़ों के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी कि होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। अब ये क्या करेगी, कैल्शियम से अभिक्रिया करके क्या बना देगी, कैल्शियम कार्बोनेट बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी, कैसे अभिक्रिया करती, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है या कार्बनिक पदार्थ आपके बनाने के बाद बनाते हैं ना, तो कार्बनिक पदार्थ बनने के बाद भी आपकी कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करेगी, कैल्शियम कार्बोनेट आपको बना देगी, तो इस तरीके से मतलब अपने सुधार करने का कार्य भी करती है। तो ये बना दी हुई है, फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें देखिए पिताजी, पादप जड़ जो है ये क्या मुक्त करेगी, आपके कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मुक्त करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपकी किसके साथ अभिक्रिया करेगी, देखिए ये आपके जल से भी क्या करेगी, तो जल से भी क्या करेगी, क्या बनाएगी, आपके कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करेगी। और यही जो कार्बनिक पदार्थ जो है ये किससे भी क्या करेगा, आपके मृदा से, तो मृदा में क्या आएगा, आपके सुधार, क्या होगा मृदा में आपके सुधार होगा। और सुधार होने के बाद क्या बनेगा, आपके कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके अंदर बाहर निकल जाएगा, ये उतार हो गया। उतार लिया, चलिए आगे टॉपिक चालू करें। आगे का टॉपिक डालिए, लवणीय, लवणीय मृदाओं का प्रबंधन, क्या है, लवणीय मृदाओं का प्रबंधन। इसके अंदर पहले डालो, इसके अंदर फर्स्ट आपको डालना है, क्या डालना है फर्स्ट, इसके अंदर आपको डालना है खेत की तैयारी तथा जुताई की विधि। इसके अंदर लिखो खेत की तैयारी तथा जुताई की विधि, जुताई की विधि।
बेटा देखिए इसमें आपको क्या बताया जाएगा, इसमें आपको खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले फसल उगाने से पहले खेत को आपको किस प्रकार से डालना है, उसकी जुताई किधर से किधर करनी है, कैसे किस तरीके से उसकी जुताई करनी है आप लोगों को, वो यहाँ बताया जाएगा। देखो बेटा जी इसमें मैं लिखाऊंगा नहीं, इसमें समझा रहा हूँ, समझाने के बाद में आपको लिखना है, ठीक है, समझ लेना। देखो बेटा ये डायग्राम में समझा देता हूँ आपको। ये आपका खेत है भैया, क्या ये आपका खेत है, ठीक है। इस खेत के अंदर आपको ऊबड़ खाबड़ जमीन हो रही है, कैसी जमीन हो रही है आपके, ये ऊबड़ खाबड़ जमीन हो रही है, ठीक है। अब क्या करनी है आपको, इस ऊबड़ खाबड़ जमीन को आपको पहले तो सही करना है। क्या करना है, पहले सही करना है। हल चलाओ चाहे कुछ भी चलाओ, कुछ भी चलाने के बाद में क्या करोगे, इसके अंदर हल चलाना है, कुछ चलाना है, वो चलाना है, उससे क्या करोगे, बिल्कुल इस खेत को आपको क्या करना है, बिल्कुल समतल करना है। कैसा करना है बेटा, आपको समतल कर दिया तो सब क्या लिखोगे इसके सबसे पहले क्या करेंगे, खेत के अंदर जो ऊबड़ खाबड़ जमीन है उसको बिल्कुल इस तरीके से पूरी तरीके से क्या करेंगे, समतल करेंगे, जिससे कि क्या नाम से कहीं भी आप पानी डालें या पानी जब हम इसको जिसका क्या बोलते हैं पढ़ाई पढ़ाओ करते हो, तो पढ़ाओ करते हैं ना, तो जब पढ़ाओ करेंगे तो इसका पानी ये नहीं यहाँ ज़्यादा फैल गया, यहाँ ज़्यादा फैल गया, यहाँ ज़्यादा फैल गया, नहीं, सभी जगह कैसा फैलेगा, अक्सा बिल्कुल एक लेवल में फैलना चाहिए। इसको एक समतल करेंगे। दूसरी बात आपकी क्या होगी कि भैया जब इसकी जुताई करेंगे, क्या करोगे भैया, इसकी जुताई करोगे तो जुताई करने से पहले जो ये जो आपके ये मृदा जो है, मृदा कैसी होनी चाहिए, आपके नम होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, नमी इसके अंदर मृदा के अंदर आपके होनी चाहिए। जब क्या करोगे, इसकी जुताई करोगे, खेती करोगे तो क्या करोगे, जुताई करते समय ये बनाते हो ऐसे करते जुताई, तो इस तरीके से जब आप लोग उसको हल को चलाओगे, ट्रैक्टर को चलाओगे तो क्या होगा, इसके अंदर नमी युक्त मृदा में क्या होता है, जो डले बनते हैं उन डले बनने की संभावना बिल्कुल क्या हो जाती है, खत्म। और जब डले ही नहीं बनेंगे तो क्या होगा, आपकी मतलब बिल्कुल वेल अपटूडेट होगी, बिल्कुल अच्छा खेत आपका रहेगा, इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, आपकी जुताई कर सकते हो। तो ये हो गई आपके एक खेत की तैयारी और एक खेत की जुताई, ठीक है। और नेक्स्ट जो एक और इसमें लगा देता हूँ आप लोग उसको अच्छे से बनाओ तो पानी जो है सभी तरफ कैसा होगा, इसमें समान फैलेगा, कैसा फैलेगा, समान। और खेत कैसा होगा आपका, समतल, ठीक है, समझ जाओगे आप लोग इसको। नेक्स्ट आपके टॉपिक आता है इसमें क्यारी की तैयारी या रोपण प्रक्रिया। नेक्स्ट आपके दूसरा इसके अंदर आता है क्यारी की तैयारी तथा रोपण। अब क्यारी की तैयारी और रोपण में क्या करोगे, देखिए बेटे सबसे पहली बात मैं बता दूं, वही आपका खेत है, ये खेत आपका, इस खेत में क्या करना है, आपके पूर्व से पश्चिम, जैसे मान लीजिए ये आपकी पूर्व दिशा है, ये कौन सी दिशा है, आपकी पूर्व दिशा है, और ये कौन सी दिशा है, आपके पश्चिम दिशा है, कौन सी दिशा है, आपके पश्चिम दिशा। तो जब भी इसके अंदर ट्रैक्टर चलाओगे, हल चलाओगे तो हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर चलना चाहिए। कहाँ से कहाँ चलना चाहिए, पूर्व से पश्चिम की तरफ इसकी क्या होनी चाहिए, जुताई होनी चाहिए। खेती करोगे तो पूर्व से पश्चिम की जुताई होगी, ठीक है। दूसरी बात आप लोग क्या करोगे, ज्यादा ही लवणीय प्रभाव जो है इसके अंदर लवणीय प्रभाव क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसकी क्या करोगे बेटा जी, आप लोग मेड़बंदी करोगे, छोटे छोटे चीज इसकी क्या बना दोगे, बीच बीच में दोहरे बनाते हैं ना, दोहरे, तो बीच बीच में ऐसे ऊंचे ऊंचे थोड़े दोहरे बना दोगे, क्यारियां बना दोगे। इन क्यारियों पर ऐसे इस तरीके से मोटी क्यारियां हो गई, ठीक है, ये बना दिया हमने ये। अब दूसरा क्या करना है, जब इसमें बीज डालोगे, बीज को रोपित करोगे, तो बीज को रोपित क्या करना है, यहाँ बीज जो है, बीज जो आपका होगा यहाँ पर नहीं डालना उसको, यहाँ पर क्यारी के ऊपर, ये क्यारी जो है ना, इस जगह आपको क्या करना है, बीजारोपण करना है। क्या करना है आपको, बीजारोपण करना है इस क्यारी के ऊपर, इस पेड़ पर, ठीक है। पेड़ ऊंची रहेगी, ढलान नीचे रहेगी, तो क्या होगा, पानी डालोगे तो जब लवण जो है वो आपके पानी के ऊपर कितना चले जाएंगे, यहाँ पर लवण जो मिलेंगे आप लोगों को, वो यहाँ मिलेंगे लवण। तो क्या होगा कि बच्चों किसी जो फसलें जब हम
उगाते हैं और बीज डालने के बाद में क्या होता है कि बीजों की अंकुरण क्षमता जो होती है वो क्या होती है कि आपके साधारण प्रकार में क्या होती है, ज़्यादा अंकुरित होते हैं, परंतु लवणीय प्रकार के अंदर बीजों की जो अंकुरण क्षमता होती है वो बिल्कुल ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके अंदर आपके बीज उगते ही नहीं है। कभी कभी यदि आप लोगों ने सुना हो कि मैंने तो बीज डाले परंतु वो उगे ही नहीं, या फिर मेरे खेत में बीज डालता हूँ और वो उगते ही नहीं, क्या करूँ मैं? तो भैया कुछ भी मत कर, खेत को चेक करवा और उसको उपचार कर। होता है वो इसीलिए होता है कि इसमें क्षारीयता आपके बढ़ चुकी, क्षारीयता बढ़ने के कारण क्या होता है, लवण यहाँ पे रहेंगे और लवण रहेंगे तो क्या होगा, आपके बीजों का अंकुरण भी नहीं होगा। फिर क्या होता है, बीज का एक बार अंकुरण हो जाए और आपका पौधा चल जाए, फिर क्षारीयता का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका आराम से बेड पर यहाँ पर बीजारोपण करो, बीजारोपण ऐसे करो सभी में, सभी क्यारे में छोटे छोटे क्यारे बना दो, यहाँ पर करिए बीजारोपण, क्या हो जाएगा और आपके पौधा जो है वो क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा कि आपका पौधा अंकुरित हो जाकर आराम से चलना चाहिए। मैंने क्या बताया कि आपके छोटे छोटे क्यारे को बजट करो, क्यारे को बजट करके क्यारे पर बीजारोपण करो, जुताई कर दोगे तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करनी है, कहाँ करनी है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आपको जुताई करनी है। समझ आ गई? नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट स्टेप आपका ये है सिंचाई। देखिए आगे नेक्स्ट आपका तीसरा, ये बातें क्या हम लोग पढ़ने में जाते हैं। सिंचाई, बेटा जी आपका खेत है वही, अब सिंचाई किस तरीके से करनी है? यदि आपका खेत कैसा है, लवणीय है, कैसा है, लवणीय है, तो मैंने आपको लीचिंग की प्रक्रिया पढ़ाई। क्या पढ़ाई थी मैंने? लीचिंग की प्रक्रिया पढ़ाई थी। तो लीचिंग की प्रक्रिया क्या होता है, खेत आपका होता है समतल करिए, समतल करने के बाद उसकी क्या क्या दौरे बना, तो क्या दौरे बढ़ा दिए। अब क्या दौरे बढ़ाने के बाद में क्या होगा, क्या करो, पानी भरो, पानी भरने से लीचिंग की प्रक्रिया में वो जो लवण जो है वो पानी में दूध क्या चले जाएंगे नीचे धरती में। तो ऐसी मृदाओं में जो सिंचाई होती है वो कैसी कितनी करनी चाहिए, ज्यादा सिंचाई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, ज्यादा सिंचाई करनी चाहिए। और ज्यादा सिंचाई करने के बाद क्या होगा, इसके अंदर लीचिंग की प्रक्रिया होगी। कैसी प्रक्रिया होगी, इसमें लीचिंग की प्रक्रिया होगी और जो लवण जो है लीचिंग द्वारा, लवण क्या होगा, लीचिंग द्वारा निचले संस्तर में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, निचले संस्तर में आगे चले जाएंगे। इससे आपकी बीजों की अंकुरणता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपके आराम से फसल हो जाएगा। यहाँ पर सिंचाई ज्यादा करनी है। सिंचाई कैसे करनी है, अपने को ज्यादा करनी है, ज्यादा।